हेलो दोस्तों, आज की कहानी है घर गरीब और खसलत खानदानी। पुराने समय की बात है। एक नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में सत्य प्रकाश नाम का एक जल व्यापारी रहता था। उसके पास एक समुद्री जहाज था जिससे वह नदी और समुद्र के रास्ते दूर दराज के नगरों और देशों में व्यापार किया करता था। सत्य प्रकाश रेशमी वस्त्र, मसाले और कीमती चीज वस्तुओं को लाकर बड़े बड़े नगरों में बेचता था और इसी व्यापार के कारण वो इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। परंतु केवल उसकी दौलत ही नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी, सूझबूझ और करुणा ही उसे सबका प्रिय बनाती थी। सत्य प्रकाश का दिल बहुत ही बड़ा था। उसके गांव में कोई धर्मशाला नहीं थी, इसीलिए जो भी मुसाफिर या व्यापारी इस गांव में आता तो वो उन्हें देखते ही बिना किसी भेदभाव के अपने घर ले आता। सत्य प्रकाश की हवेली बहुत ही बड़ी थी और उसके दरवाजे बेसहारा मुसाफिरों के लिए हमेशा खुले ही रहते थे। वहां रोज किसी न किसी अनजान मुसाफिर को भोजन मिलता, विश्राम मिलता और सम्मान भी मिलता था। सत्य प्रकाश की पत्नी सादा भी उतनी ही उदार और समझदार थी। वो बिना कोई शिकवा किए हर दिन मुसाफिरों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। सत्य प्रकाश सादा और अपने 8 साल के बेटे माधव को यही कहता कि जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। और माधव भी पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के यही संस्कार सीखता था कि हमेशा दूसरों की मदद करना। ऐसे ही समय बीतता गया। सत्य प्रकाश ने सोचा व्यापार को थोड़ा और बढ़ाते हैं। उसने अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखे और एक विशालकाय जहाज खरीदा। इतना करते भी पैसा कम हुआ तो उसने अपनी हवेली भी गिरवी रख दी। और फिर भी जहाज में व्यापार करने के लिए और माल सामान खरीदने के लिए पैसा कम पड़ा तो उसने सादा के सारे जवाहरात और गहने बेच दिए और सादा को समझाया मैं एक सफर में ही 3 गुना गहने खरीद दूंगा। और सत्य प्रकाश रेशम के कपड़े से भरा अपना विशालकाय समुद्री जहाज और 3 अन्य लोग साथ लेकर निकल पड़ा समुद्र की ओर। सत्य प्रकाश ने सबको बोला था 2-3 महीने में सफर पूरा करके वापस आ जाऊंगा, परंतु 6 महीने बीत गए, वो नहीं आया। सादा को चिंता सताने लगी, लेनदारों को भी चिंता सताने लगी। ऐसे ही 9 महीने बीत गए, न वो आया न उसकी कोई खबर आई। फिर अचानक 1 साल बाद समुद्री व्यापारियों द्वारा पक्की खबर मिली। व्यापारियों ने कहा कि एक रेशम के कपड़ों से भरा विशालकाय जहाज समुद्री तूफान के भंवर में फंसकर डूब गया। जब जहाज डूब रहा था तब हमारा जहाज उस जहाज के पास में ही था। हमने कई प्रयास किए उनमें फंसे लोगों को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए। गांव में सबको पता था उसमें सत्य प्रकाश सहित 3 लोग थे, पर कोई नहीं बचा, चारों डूबकर मर गए। ये सुनकर सादा के पैरों तले समझो जमीन खिसक गई। सादा ये खबर सुनते ही सिर्फ इतना बोली, हे भगवान ये क्या हो गया, और गिरकर बेहोश हो गई। सादा को जब होश आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उसने गहरे दुख के बावजूद खुद को संभाला। हवेली पहले ही गिरवी रखी जा चुकी थी, गहने भी बिक चुके थे और व्यापार भी चौपट हो चुका था। और सबसे बड़ा दुख था कि अब जीवन साथी भी दुनिया छोड़कर चला गया। कुछ महीनों में पैसा न देने की वजह से लेनदारों ने हवेली खाली करवाई। सत्य प्रकाश के 2 बड़े भाई थे। सादा उनके घर कुछ महीना रही। थोड़े दिनों तक सबने सहानुभूति दिखाई, पर धीरे धीरे जेठानियां सादा पर खुनस करने लगी। सादा को हमेशा जेठानियों के ताने सुनने पड़ते। जेठानियां बार बार यही कहती, इसका भरण पोषण हम करते हैं, इसके बेटे की पढ़ाई का खर्चा हम उठाते हैं। सादा से ये सब सहन नहीं होता था, पर मजबूर थी।
और एक दिन जेठानियों का और सादा का झगड़ा हो गया और एक जेठानी ने गुस्से में बोल दिया कि तुम ही मनुष्य हो, इसलिए हमारा देवर सत्य प्रकाश कम उम्र में मर गया। ये सुनकर सादा का दिल टूट गया, उसको बहुत ही बुरा लगा। फिर भी उसने खुद को संभाला। कुछ महीने वो अपने मायके रही। सादा के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में बस 2 भाई थे और वही बचपन का सहारा थे। पर समय बदल चुका था। वहाँ भी हालात कुछ अलग नहीं थे। फर्क बस इतना था कि पहले उसे जेठानियों के ताने सुनने पड़ते थे, अब भाभियों के ताने झेलने पड़ते थे। भाइयों को अपनी बहन से बेहद लगाव था, लेकिन घर की कमान अब उनके हाथों में नहीं थी। उनके बोलने से पहले ही भाभियों की आवाज सुनाई देती। पूरे घर में वही हुकूमत चलती थी। भाई चाहकर भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। फिर भी सादा ने हार नहीं मानी। सादा मायका छोड़ अपने बेटे माधव को लेकर अपने ससुराल के गांव, अपने सत्य प्रकाश के गांव वापस आ गई और गांव से थोड़ा दूर एक लकड़ी की झोपड़ी बनाई और रहने लगी। वो रोज जंगल में लकड़ी काटती और गांव में बेचती और अपना और अपने बेटे का पेट पालती। धीरे धीरे उसने पैसा बचाकर एक सिलाई मशीन खरीदा, क्योंकि सादा पहले से ही कपड़े सीने में माहिर थी। फिर वो घर में ही सिलाई काम करने लगी। वो गांव के महिलाओं के, लड़कियों के और बच्चों के कपड़े सीती और अपना गुजरान चलाती और माधव का स्कूल का खर्च भी उठाती। उसने जैसे तैसे करके पैसा बचाकर एक गाय खरीद ली और उसका दूध बेचती और उसका घी बनाकर बेचती। गाय का तो गोबर भी बिकता है। उसके गोबर के पैसों में से सादा चारे का खर्च निकाल लेती। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसे ही 5 साल बीत गए। अब माधव भी 12 साल का हो गया। एक दिन सादा ने अपने बेटे माधव को कहा, बेटे, तुम्हें कोई भी अपने गांव में बेसहारा मुसाफिर दिखे तो अपने घर ले आना। हम जो खाएंगे वही उसे खिलाएंगे। तुम्हारे पिताजी कहते थे ना, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है। माधव बोला, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। माधव को स्कूल से जब छुट्टी हो जाती तो वो गांव के चौराहे पे बैठता और कभी कभार कोई बेसहारा मुसाफिर मिल जाता तो वो अपने घर ले आता। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन दोपहर को उस गांव में एक बड़ा व्यापारी अपना जहाज नदी में लंघार कर आया। उसने यहाँ वहाँ देखा, माधव चौराहे पर बैठा था। उसने जाके माधव से ही पूछा, बेटे, इस गांव में कोई धर्मशाला या कोई होटल है? माधव बोला, नहीं, लेकिन आप मेरे घर चलो, वहां खा पीकर आराम करना। मुसाफिर व्यापारी को लगा ये कोई गांव के साहूकार का बेटा होगा। मुसाफिर चल दिया उसके पीछे। माधव मुसाफिर को अपने घर ले आया तो मुसाफिर चौखट पर खड़े होकर आश्चर्य से उसकी झोपड़ी को देखा और मनोमन सोचने लगा, ये क्या हुआ? मुझे लगा कोई बड़ी सी हवेली होगी, पर यह क्या, लकड़ी की टूटी फूटी झोपड़ी में ले आया। लेकिन मुसाफिर कुछ बोला नहीं। माधव मुसाफिर को बोला, आओ आओ, अंदर आओ। और वो अपनी माँ को बोला, मेहमान आए हैं, खाना लगाओ। और हुआ कुछ ऐसा कि आज घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। राशन आज के दिन ही पूरा हो गया था। सादा आज ही खरीदने वाली थी, लेकिन सादा को सिलाई के पैसे शाम को मिलेंगे। सादा सोच में पड़ गई, अब क्या करे। सादा ने माधव को बोला, बेटे, गाय को तालाब में पानी पिलाओ। माधव चला गया गाय को पानी पिलाने। सादा ने मुसाफिर को बोला, भाई साहब बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। मुसाफिर बैठा और सादा ने एक थाली में 1 चम्मच नमक डाला और एक पानी से भरी कटोरी और थाली परोस दिया मुसाफिर को। मुसाफिर सादा को और पिसी हुई थाली को देखता ही रह गया। दोस्तों, अगला भाग बन रहा है, जल्द ही अपलोड होगा। धन्यवाद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।